हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स पे, यानी जो क्लास 10th में 12th में लास्ट चैप्टर है, 10th चैप्टर है, उसके एमसीक्यू पर। और ये जो सारे एमसीक्यू हैं वो हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए गए हैं, वहीं यानी गवर्नमेंट की ही पीडीएफ है। तो अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे एमसीक्यू बना लिए हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं है तो ज़रूर खरीदिएगा, ओके, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आगे बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से बना सांखित श्रृंखला बहुलक होता है जिसमें C1C4 श्रृंखला ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा बनती है। देखो, ग्लाइकोसाइडिक बंध मैंने आपको बता रखा है कि क्या होता है करके। ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है जैसे कि जब दो मोनोमर, आई मीन मोनोसैकेराइड्स कह सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? सुक्रोज। तो जिस बॉन्ड से वो आपस में मिलते हैं उसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बंध कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि C1 और C6 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा होता है, ग्लाइकोजन की संरचना बताइए। तो ऐसा आपको कोई कंपाउंड या कोई कार्बोहाइड्रेट बताना जिसमें C1 यानी किसी का एक पहला कार्बन और किसी का 6 नंबर का कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, यानी एमिलोपैक्टीन। ओके, तो एमिलोपैक्टीन याद रखिएगा। अगर आपके पेपर में आपको ऐसा कुछ दिखे तो जरूर उस पर क्लिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राणियों की यकृत में संग्रहित होता है? तो प्राणियों के, सबसे पहले बता दूं मैं, पेड़ पौधों, जैसे पेड़ पौधों ने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, ओके, क्लोरोफिल उनकी ग्लूकोज, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया तो वो स्टोर हो जाता है एज अ स्टार्च, स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। जैसे हम कहते भी हैं कि आलू में क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई प्राणी, ठीक है, कोई प्राणी ज़्यादा खा लेता है यानी उसमें ज़्यादा हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो वो कैसे स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। कीप इन माइंड। तो इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा वाला? फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ क्या है उसका ऑप्शन? ग्लाइकोजन, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो उसमें टिक करते रहिएगा, ओके, साथ साथ। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है कि सुक्रोज का जल अपघटन करो, उसको तोड़ दो तो हमें पता है कि एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स का, ओके। अगला फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल एनोमर को एनोमर, हाँ देखो, एनोमर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस में एनोमर वैसे आता नहीं है, ठीक है, बट एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है, ठीक है। तो एमसीक्यू हमने तैयार करने हैं, तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो सी है दोस्तों। तो इसको देखिएगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है किसके? ग्लूकोज के, ठीक है। ये साइक्लिक, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होते हैं। हाँ, हर कार्बोहाइड्रेट के अपनी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, उसी प्रकार ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि प्रोटीन में दो प्रकार की द्वितीयक संरचना पाई गई है। तो प्रोटीन, ऑब्वियसली प्रोटीन किससे बनते हैं? एमिनो अम्ल से बनते हैं, एमिनो एसिड से बनते हैं। अल्फा और बीटा प्लेटेड संरचना होती है उनमें। अल्फा हेलिक्स, ऐसे हेलिक्स जैसे सीढ़ियाँ होती है ना ऊपर को, वैसे ही उसमें संरचनाएं होती है। बीटा प्लेटेड सीट भी होती हैं, ओके। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी वजह से ज़्यादा होती है, ठीक है। आई मीन इनके बीच कोई बॉन्ड होता है और उसका राइट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर उसमें भी आए कि इसमें डीएनए आरएनए में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें भी राइट आंसर हाइड्रोजन आबंध ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, यदि डाइसैकेराइड के अपचायक समूह यानी एल्डिहाइड अथवा कीटोन आबंधित हो तो ये अनअपचाई मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो टॉलेन और फेलिंग जो बिलियन होता है उसको क्या कर नहीं पाते हैं? रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड अनअपचाई शर्करा है? तो इसमें से बताना है कौन सा डाइसैकेराइड है। सुक्रोज होता है तो इसमें सुक्रोज ढूंढना है। सुक्रोज हो जाएगा इसका, ये सुक्रोज दिख रहा है आपको, सेकंड वाला ये है हमारा सुक्रोज। कैसे पता चला? ये जो है ना ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये
फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके ही तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। और ये जो बीच में होता है, ये बीच में जो ओ दिख रहा है, ये होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडी बंध। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके, मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अम्लों में कौन सा अम्ल एक विटामिन है। तो विटामिन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ओके, और आप अपने प्रोजेक्ट में भी विटामिन टॉपिक इंक्लूड कर सकते हैं। तो एस्पार्टिक अम्ल होगा, एस्कॉर्बिक या एडिपिक अम्ल, सैक्रिक अम्ल। तो ये बिल्कुल नहीं, तो इसका राइट आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का जो केमिकल नाम है ना, रासायनिक नाम है, वह है एस्कॉर्बिक अम्ल, याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। मार्केट में इसकी टैबलेट्स में मिलती है, अगर किसी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो इसे टैबलेट दी जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 है कि डाइन्यूक्लियोटाइड और दो न्यूक्लियोटाइड के आपस में फॉस्फोडाइएस्टर आबंध द्वारा जुड़ने से बनते हैं, ये पता है हमें। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, यानी पेंटोज शर्करा भी होती है, फॉस्फोरिक एसिड भी होता है और क्षार भी होते हैं, ठीक है। और जबकि न्यूक्लियो जो साइड है, साइड में 2 ही चीज़ें होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शर्करा के कौन से कार्बन परमाणुओं के मध्य, अब इनके जी जो आबंध होता है वो कौन से कार्बन, इसके कौन से कार्बन के साथ होता है, आई मीन कार्बन के नंबर पूछे, कौन से कार्बन के नंबर पे होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8th का राइट आंसर है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, ओके। अदरवाइज आपको स्ट्रक्चर के थ्रू इसको याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट 5 और 3 के बीच ये होता है न्यूक्लियोसाइड में, जब एक न्यूक्लियोसाइड दूसरे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलेगा तो, और फिर न्यूक्लियोटाइड मिलते रहेंगे तो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाते हैं। डीएनए और आरएनए ऐसे बनते हैं, यानी डीएनए और आरएनए के जो बहुलक होते हैं वो क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड से ही आरएनए डीएनए बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाँ, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, अभी बताया था मैंने, न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। किसके होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से ही न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं 2 प्रकार के, एक आरएनए होता है और एक डीएनए होता है, ठीक है, आरएनए डीएनए, ठीक है। ये न्यूक्लिक अम्ल के टाइप हैं। और न्यूक्लिक अम्ल किससे बने होते हैं, मैंने अभी बताया, आरएनए डीएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड से बनेंगे, ठीक है, यस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लूकोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह एक एल्डोहेक्सोस है, बिल्कुल, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, और हेक्स भी, यानी 6 कार्बन भी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। HI के साथ गर्म करने पर N हेक्सेन देता है। देखो, ग्लूकोज की HI के साथ अभिक्रिया बहुत बार आती है, ठीक है, इसे याद रखना है कि ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन आती ही आती है, और वो क्या देता है, N हेक्सेन। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, कौन सा, ये फ्यूरेनोज रूप में उपस्थित होता है, याद रखना, ये इसका थर्ड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, कीप इन माइंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 11th है, देखो, प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्ल के इस क्रम को क्या कहते हैं। सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड क्या, पेप्टाइड बंध क्या होता है, पेप्टाइड होता है, देखो, प्रोटीन किससे बनते हैं, एमिनो अम्ल से। अगर एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, ओके। अब बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज होंगे तो उन्हें पॉलीपेप्टाइड से कह देते हैं। तो अगर ऐसे ही एक ऑर्डर में पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्ल जुड़े होंगे आपस में, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर होगा, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक में, या अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक है तो उसमें देख सकते हैं, रेफरेंस बुक में भी आपको ये दिया होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 12th नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में 4 क्षार होते हैं, ठीक है, डीएनए और आरएनए में 4 क्षार होते हैं, हमें पता है बिल्कुल, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए में उपस्थित नहीं होता। मैं बता देता हूं, पहले आरएनए में होता है AGCU, और जबकि डीएनए में कौन सा होता है, AGCT। तो आरएनए में उपस्थित नहीं है, आरएनए में कौन सा नहीं होता, ये टी वाला, ठीक है, थायमीन नहीं होता, क्या नहीं होता, थायमीन।
समझ में आ गया। और इसमें यूरेसिल होता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। तो 12th का कौन सा हो जाएगा, सी वाला, यानी थर्ड वाला क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया कि आरएनए और डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 हैं, ए जी सुनते हो, इनको हम शॉर्ट में से भी पढ़ते हैं, ए जी सुनते हो, यहाँ ए जी सी यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित बी समूह के विटामिन में से कौन सा हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पानी में सॉल्युबल और एक होता है फैट में सॉल्युबल। ठीक है, तो जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो विटामिन बी सी होते हैं। ठीक है, बी सी। ठीक है, और जो अदर विटामिन है, जो भी बी सी के अलावा जो भी हैं, वो सब फैट में सॉल्युबल होते हैं, यानी वसा में सॉल्युबल होते हैं। अब लेकिन विटामिन बी के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, विटामिन B1, B2, B6, B12, ओके, बहुत सारे टाइप होते हैं। उनमें एक जो होता है वो बॉडी में क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा, तो डी वाला है इसका राइट आंसर। विटामिन B12 को बॉडी में स्टोर किया जा सकता है। और आपको पता है कि विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं, या तो लीवर में स्टोर होंगे या एडिपोस में स्टोर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता। बहुत इजी, देखो डीएनए में AGCT होते हैं, तो इसके सिवाय जो भी होंगे वो नहीं होगा। तो इसमें देखो यूरासिल है, यूरासिल देखो, थाइमिन, साइटोसिन होता है, सी है इसमें। ठीक है, थाइमिन है, एडेनिन है, ओके, यूरासिल इसमें नहीं है डीएनए में, देख लो ये है। ए जी सुनते हो, है ना, याद रखा है तुमने, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 फिर मोनोमर से क्वेश्चन आ गया कि नहीं, एनोमर से। ठीक है, तो एनोमर कौन से थे, अभी हमने पढ़े थे, इसका फर्स्ट सेकेंड एनोमर दिख रहे हैं हमको, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं बोथ, तो ये दोनों एनोमर होते हैं, तो इसका राइट आंसर पहला ही वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एनोमर अगर आ गया तो ऐसा देखना है आपको। ठीक है, तो आपको अगला क्वेश्चन देखना, 16th। निम्नलिखित में से ग्लूकोज की कौन सी अभिक्रिया केवल इसकी चक्रीय संरचना के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है। अभी मैंने बताई कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना भी होती है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। ओके, यस, तो उसके अकॉर्डिंग ही किसी चीज़ को कि ग्लूकोज की कौन सी अभिक्रिया ऐसी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बता सकता है, तो वो है इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है सी वाला। ग्लूकोज का पेंटो एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 17th देखो क्वेश्चन, कि कुछ यौगिकों में ध्रुवण घूर्णन की उनकी संरचनाओं सहित नीचे दिए गए हैं, उनका विन्यास डी है। ठीक है, अब डी विन्यास, ये कैपिटल डी और एल कैसे पता करते हैं मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। हाँ, कि जो ये है लास्ट वाला कार्बन होता है, ये वाला, ये और इसमें तो यहीं पर बीच वाला, अगर OH राइट साइड में है तो वो डी होगा, ये डी है। देखो देखो, इसमें भी OH राइट साइड में, इसमें भी OH है। सबसे लास्ट वाला कार्बन देखते हैं यहाँ, ये वाला बीच वाला। ठीक है, ये वाला, तो इसमें डी। अगर ये OH क्या होता, लेफ्ट साइड में होता तो L हो जाता, तो उसका नाम क्या हो जाता, कैपिटल L बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कैपिटल डी और एल पता करते हैं ऐसे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18th। देखिएगा, क्वेश्चन है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बने एक डाइसैकेराइड की संरचना नीचे दी गई है, इनकी मोनोसैकेराइड इकाइयों में एनोमेरिक कार्बन को पहचानिए। तो एनोमेरिक मैंने अभी पहले भी बताया था, एनोमेरिक क्या होते हैं, तो ये फर्स्ट वाला कार्बन होता है, देखो ये फर्स्ट वाला कार्बन एनोमेरिक होता है। ठीक है, ये पूरा क्या है बताएं आपको, ये है सुक्रोज में ये ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और ये बीच में दिख रहा है ये कौन सा बॉन्ड है बताओ, ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, कौन सा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडी बंध है ये। ठीक है, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ए और बी किस में लिखा है, ग्लूकोज का ए होगा, ये ग्लूकोज है, मैंने फिर बता दिया आपको, ये ग्लूकोज है, ये देखो ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज का ए और फ्रक्टोज का बी, यानी थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19th। ये है, देखो क्वेश्चन क्या है
इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे हमें बड़ा बड़ा दिखे। नीचे दी गई संरचना दी गई है, इनमें से 2 ग्लूकोज इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं, ऑब्वियसली 2 ग्लूकोज जुड़े हुए हैं आपस में, और ग्लूकोज इकाइयों के मध्य बने इनमें से कौन से आबंध C1 और C4 के मध्य है। C1 का मतलब है पहला कार्बन। अब पहला कार्बन, जब हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं ना, पहले कार्बन किसको बताते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, क्रियात्मक समूह होता है, उससे जस्ट फर्स्ट वाला जो कार्बन होता है उसी को हम पहला कार्बन बोलते हैं। तो ये कह रहा है C1 C2 C4 के मध्य जो बॉन्ड है वो बताइए, और C1 और C6 के मध्य। तो देखते हैं इसमें, देखो ये वाला देखिएगा, हाँ पहला वाला ए वाला देखना क्या क्या बॉन्ड है इसमें। देखो पहला कार्बन ये है, तो इसमें पहला कार्बन ये हो गया, यहाँ से देखो ओ से ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ठीक है। तो इस पहले वाले में पहला कार्बन और चौथा कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, सी वाले में देखिएगा, हाँ सी वाले में देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और यहाँ पर देखो पहला कार्बन, पहले और चौथे। तो ए और सी में तो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ की बॉन्डिंग है, ए वाले में कार्बन फर्स्ट, ए सी वाले में देखो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज ये पूरे टोटल 19 क्वेश्चन हमने किए। ओके, आपको कैसे लगे क्वेश्चन, और अगले जो वीडियो आएगी कौन से एमसीक्यू पे लानी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।